नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात हम करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से राजनीतिक बयानबाजियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेबी चेयरपर्सन ने आरोपों को खारिज कर दिया है और ये खबर अलग अलग अखबारों में आप देख पाएंगे। अमर उजाला ने इसे जगह दी है और भी कई अखबारों ने इसे जगह दी है। बता दें कि माधवीपुरी बुच और धवल बुच ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया है। देखिए, इस रिपोर्ट को अमर उजाला में भी जगह दी गई है। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी क्योंकि ये खबर सुर्खियों में बनी हुई थी। तो सेबी ने हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट पर आगाह किया, प्रतिक्रिया से पहले सावधानी बरते निवेशक। तो समझिए इसे, कहा अडानी के खिलाफ आरोपों की विधिवत जांच हुई है, जिसके लिए कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी की गई थी, कहा गया था कि अडानी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन सेबी ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। अब सेबी ने इस बारे में साफ तौर पर आपको बता दे सामने आई और अपनी बात को रखा गया। यहाँ पे कहा गया है कि साफ तौर पर माधवी बुच ने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला, चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। बुच ने कहा कि सेबी प्रमुख माधवी बुच ने उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग के आरोपों को आधारहीन चरित्र हनन बताने की कोशिश की। का हिंडनबर्ग सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। ये भी कहा कि हमारा जीवन वित्तीय स्थिति खुली किताब है, सभी जानकारी पहले से ही सेबी के पास है, हमें किसी दस्तावेज का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अडानी से साठगांठ के आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग ने। जरा ये भी समझ लीजिए आप, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि सेबी प्रमुख माधवी उनके पति धवल बुच के पास उस विदेशी हेज फंड में हिस्सेदारी है जिसकी अडानी समूह में धन की हेराफेरी के लिए उनको दिया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, ये राहुल गांधी भी तमाम तरह से बातें कह चुके हैं। सुरभि, हालांकि देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी दीपिका ने भी आपको तमाम जानकारियां दी, लेकिन इस बात में एक और जहां अपोजिशन की तरफ से जेपीसी का गठन करने की बात कही जा रही है, सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपने की बात कही जा रही है, लेकिन इसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट और इससे पहले भी 2023 में जारी की गई थी, जिस वक्त अडानी पर आरोप लगाए गए थे। अब दोबारा से हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये कहा है कि पिछले रिपोर्ट में जब हमने अडानी समूह को लेकर के बड़े खुलासे किए थे, जैसी धांधली हुई थी, उसको लेकर के सेबी को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन सेबी की ओर से जांच नहीं की गई। और इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि धवल बुच और जो सेबी के चेयरपर्सन है माधवी बुच, ऐसे में माधवीपुरी बुच की तरफ से यह कहा गया कि देखिए, जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है वो विसल ब्लोअर की रिपोर्ट है, जिसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, हमारा जीवन वित्तीय तौर पर खुली किताब है और ये पूरी तरीके से निराधार है, बेबुनियाद है, हम पर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत ये काम किया जा रहा है। हिंडनबर्ग खुद ही एक शॉर्ट सेलर कंपनी है और वो सिर्फ अडानी समूह को बदनाम करने की कोशिश, तमाम उद्योगपतियों को भारत में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो वित्तीय विकास भारत का हो रहा है उसे रोका जा सके। और देखिए, बड़ी बात यह है कि अब तक जो आरोप लगाए गए थे वो प्रमुख उद्योगपतियों पे लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सीधे सीधे सेबी प्रमुख को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और यही एक बड़ी वजह है कि बुच धर्मपत्नियों को वापस से सामने आना पड़ा। चलिए आपको जरा बता भी देते हैं और डिटेल में भी कि अडानी की साख को पहुंचाने वाली ये रिपोर्ट है, इस साख को धक्का पहुंचाने वाली रिपोर्ट इसे करार दिया। यहाँ पर सेबी को चाहिए कि वह विधिवत जांच के जरिए चीज़ों को सामने लाकर रिपोर्ट का खंडन कायदे से करे। देखिए, अब यह ज़रूरी हो जाता है कि मान लीजिए हिंडनबर्ग जो लगातार इस तरह के आरोप लगाता रहता है, हर समय समय पर इस तरह के आरोप लगाता है, अब आपको यानी कि सेबी को ये चाहिए कि मैं सबूतों के साथ आप उसकी तमाम रिपोर्टों का खंडन करें, तब जाकर बात बन पाएगी, तब जाकर संभव है कि हिंडनबर्ग रोक पाएगा। लेकिन देखिए, इस बीच क्या होता है, जब इस तरह की रिपोर्ट्स सुरभि सामने आती हैं तब कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिल जाता है। हमेशा से हमने देखा कि अडानी हो गया या फिर अंबानी हो गए, इनको लेकर रिपोर्ट्स हमें साझा की गई थी, लेकिन ये पहली मर्तबा था जब सेबी प्रमुख को हिंडनबर्ग ने कटघरे में खड़ा कर दिया। अब लाजमी सी बात है कि सबूत तो आपको दिखाने पड़ेंगे, सबूतों के बाद ही आप तमाम तरह के आरोपों को निराधार साबित कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
हिंडनबर्ग के मामले पर कांग्रेस ने जांच की मांग कर दी है। मामले में जेपीसी के गठन की मांग भी रखी है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर आई अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को लेकर रविवार को राजनीतिक सरगर्मियां तेज नजर आई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, लेफ्ट पार्टी के लीडर्स के साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये स्थिति असाधारण है। संसद में बीजेपी साफ तौर पर बैकफुट पर है। हमें दोनों की जरूरत है, जेपीसी की भी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच की भी। तो विपक्ष ने महाघोटाला वता सेबी प्रमुख को हटाने की बात कही है। तो फिलहाल देखिए, लगातार विपक्ष एक और जहां कटघरे में खड़ा करने की कोशिश इस वक्त सेबी को कर रहा है, और साथ ही कई निशान भी इस पर सवाल किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस वक्त विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता लगाने के लिए एक जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए। एक कमेटी का आप गठन कीजिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर क्या हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट में सच्चाई है या नहीं है। क्योंकि सेबी प्रमुख का तो साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके की रिपोर्ट जारी की गई है ये महज अफवाहों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, और दूसरे अलग अलग आर्टिकल से कई ऐसे कटआउट्स निकाले गए हैं, और जिसमें ये इशारा किया गया है कि सेबी प्रमुख, सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनके पति धवल बुच के नाम पर कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 99% तक के शेयर्स है, और 99% तक के जो शेयर्स उनके नाम पर दिखाए गए हैं। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है वो सीधे ताल्लुकात रखते हैं वो कंपनियां अडानी ग्रुप से, और इसी वजह से माधवीपुरी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है उनकी ओर से अभी तक इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि धवल बुच ने भी इस पर सफाई दी, माधवीपुरी बुच ने भी सफाई दी, और ये कहा कि आप जिन कंपनियों को अडानी समूह के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही अडानी समूह के साथ हमारे कोई नजदीकी संबंध है। हालांकि हमारा काम होता है सबकी फाइनेंशियल स्टेटस को जांच करके और एक रिपोर्ट जारी करना, जो रिपोर्ट हमारी ओर से जारी की भी जाती है। ये षड्यंत्र इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा जॉइंट पार्लियामेंट कमीशन यानी कि कमेटी का गठन करने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, और इसी को लेकर जो गहमा गहमी है, कल पूरा दिन आपको बता दें गहमा गहमी भरा रहा, जिसमें पक्ष विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा है। इस बीच आपको बता दें कि नोटिस का जवाब देने की बजाय सेबी पर हमला कर रहा है हिंडनबर्ग, यानी कि हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद हिंडनबर्ग जो है वो सेबी प्रमुख पर हमला करता नजर आया है। तो आपको ये भी बता दें, सेबी ने कहा उनके पास मजबूत नियामक ढांचा है, इसके बतौर ही वो काम करते हैं। IIFL के फंड का अडानी समूह की कंपनी में कोई निवेश नहीं है। देखिए, वही पूरा मसला जो साफ तौर पर सेबी ने कहा, इसी बात को लेकर जो हिंडनबर्ग है उसने तमाम बातें रखी थी। कंपनी को घेरे में आई 360 वैम लिमिटेड, पूर्व में IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पत्र लिखकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कहा। IPC प्लस फंड 1 अक्टूबर 2013 में पेश किया गया था, अक्टूबर 2019 तक संचालित किया गया था। फंड के पूरे कार्यकाल में IPC प्लस फंड 1 और फंड के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अडानी समूह के किसी भी शेयर में शून्य निवेश किया गया है। और इसी को लेकर अब बता दें आपको कि पूरे देश में सियासत अब वापस से गर्मा गई है, लेकिन एक बार फिर से हम यही कह रहे हैं कि सबूत देना अब सेबी को जरूर हो जाता है, क्योंकि जरूरी है कि सेबी अब सबूत दे, सबूतों के आधार पर अपनी बात रखे, और हिंडनबर्ग जैसी संस्थाएं जो बैठे बैठाए ही दूर से ही तमाम तरह के आरोप लगाती रहती हैं, उन आरोपों को खारिज, उनका खंडन करना अब बहुत लाजमी हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है दीपिका आप, क्योंकि देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इससे पहले भी जिस तरीके का झटका दिया था अडानी ग्रुप को, और कई लाखों का करोड़ों का नुकसान अडानी ग्रुप को झेलना पड़ा था। स्टॉक मार्केट पर भी इसका खासा प्रभाव हमने देखा था, और क्योंकि भारत की जब हम वित्तीय स्थिति की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत इस वक्त ग्रो कर रहा है। वित्तीय स्थिति बेहतर हो रही है हर साल के मुताबिक, और अब ऐसे में कहीं ना कहीं इसी वजह से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी ओर से ऐसे षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी कि विपक्ष भी अगर ऐसे बहकावे में आ जाता है, लोगों तक एक गलत मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है बिना तथ्यों को समझे या जाने, तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आप पर फिर आम जनता कैसे भरोसा कर पाएगी, या भारत की स्थिति को सुधारने में आप कितना योगदान दे पा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत का रखा हुआ है। अभी देखना होगा जो विकसित भारत का संकल्प हम देख रहे हैं, क्या ये ऐसी संस्थाएं उस पर कुठाराघात लगा पाएंगी। हालांकि ये संभव तो नहीं है, लेकिन सेबी को अब कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। विपक्ष भारत में वित्तीय अस्थिरता पैदा करने की साजिश का हिस्सा है, ये बीजेपी कह रहा है। बीजेपी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बिच के खिलाफ रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इससे देश के प्रतिभूति बाजार नियामक को बदनाम करने का प्रयास किया गया। तो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भारत में वित्तीय अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप तक लगाया और इस बात का जिक्र भी किया। बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करते हुए ये कहा था कि जिस तरीके से विपक्ष खुद भारत के विरोध में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, विरोध में अपनी बातों को सामने रख रहा है, ऐसे में कई बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर भारत की जनता के साथ आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक और जहां पहले ही इंटरनेशनल स्तर पर अगर भारत के स्तर को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, वित्तीय तौर पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है, तो अगर विपक्ष भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देगा उसके बिना तथ्यों को जाने हुए, बिना सच्चाई को जाने हुए, तो ऐसे में भारत की स्थिति और उस तस्वीर को धूमिल करने का काम तो खुद विपक्ष भी कर रहा है। देखिए, देश में अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहा है विपक्ष। भाजपा ने बड़ा आरोप लगाया। भाजपा ने आरोप लगाया कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल देश में वित्तीय अस्थिरता अराजकता पैदा करने की साजिश में शामिल हैं। साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी ने सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोपों को बाजार नियामक को बदनाम करने की कोशिश भी करार दिया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले साल अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाने वाले शॉर्ट सेलर कंपनी भारतीय जांच एजेंसी की जांच का सामना कर रही है और इससे साजिश साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वे अराजकता अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, खासकर वित्तीय क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, जो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि विदेशी सरजमी से आने वाली ऐसी रिपोर्टें संसद सत्र के दौरान क्यों जारी की जाती हैं। ये एक बड़ा सवाल बीजेपी ने खड़ा किया कि पूरा साल तो नहीं होता, लेकिन जब भी सत्र आहूत होता है, जब सत्र को लेकर तमाम तरह की बातें, यानी कि तमाम तरह के जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा करनी होती है, उन पर कानून बनना होता है, उसी वक्त इस तरह के रिपोर्ट्स आने के क्या मायने होते हैं। और विपक्ष उन्हीं रिपोर्टों को सबसे ज़्यादा बुलाने की कोशिश करता है। देखिए, इस रिपोर्ट के बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा सेबी प्रमुखों पर लगे आरोपों ने संस्था को ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी कहते नजर आए हैं। तो साफ तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि बकायदा आप इसके लिए जेपीसी का गठन करिए। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये पूरा मुद्दा शांत हो पाएगा या फिर सेबी इसमें कोई कड़ा एक्शन लेती है। चलिए इस ओर भी आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अब बात करेंगे मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, क्योंकि 14 अगस्त से शुरू होने वाली आम आदमी पदयात्रा का नेतृत्व इस बार मनीष सिसोदिया करेंगे। और यह खबर आप इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ कई अन्य अखबारों में भी देख पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 14 अगस्त से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों का नेतृत्व करेंगे मनीष सिसोदिया। तो 17 महीने के बाद जेल से आने के बाद आपको बता दें सिसोदिया लीड करने वाले हैं पद यात्रा को। और देखिए, इस खबर को जगह भी दे दी गई है। देखिए, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर अब पार्टी जो है वह सीधे लड़ाई के मोड में उतर आई है। तो सिसोदिया टू बिगिन पद यात्रा ऑन August 14 as energized आप gets into the election mode। तो हम कह रहे हैं ना कि इलेक्शन मोड में आने की पूरी तैयारी में आम आदमी पार्टी इस वक्त जी जान से जुट गई है। और इसी को लेकर आपको बता दें पदयात्रा इज ऑन द कार्ड्स ऑफ द फॉर्मर दिल्ली डेप्यूटी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हु वाज रिलीज्ड ऑन द बेल Friday after remaining in the jail 17th month in the excise policy case. The Padayatra is the departure for Sisodia, who has always been seen as more police and the organization leader। अब कहा जा रहा है ना कि देखिए
जाहिर सी बात है कि 17 महीने जेल में रहने के बाद साफ तौर पर मनीष सिसोदिया जब बाहर आए तो थोड़े आक्रामक जरूर नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिसोदिया हैं या फिर अरविंद केजरीवाल हैं, उनको बीजेपी लगातार फंसाने की साजिश कराए। हालांकि अब क्या राह आसान होगी अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव तो एक साथ लड़ा था INDA गठबंधन के तहत, लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव का जब जिक्र होता है तो राहें दोनों की अलग हो चुकी हैं। उस पर से भी अब अपनी छवि को सुरभि पाक साफ दिखाना बहुत लाजमी हो जाएगा विधानसभा चुनाव के दौरान। तो देखने वाली बात यही होगी कि विधानसभा चुनाव जब होगा तब किस तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और अपनी छवि को बेहतर करके दिखाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी को लेकर के लगे हैं और ये कहा जाता है कि जिस ईमानदारी का हवाला हमेशा से आम आदमी पार्टी देती रही है, लेकिन वो ईमानदारी कहाँ नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन भी सलाखों के पीछे गए, मनीष सिसोदिया भी सलाखों के पीछे गए, अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के मुखिया भी, ऐसे में वो भी सलाखों के पीछे गए, संजय सिंह भी सलाखों के पीछे गए। तो लगातार जब कई बड़े नेता अब तक जेल जा चुके हैं, जेल का रुख कर चुके हैं, तो फिर ईमानदारी के सबूत कहां आप पेश कर रहे हैं। आपने सवाल उठाए कि ईडी या सीबीआई अभी तक सबूत नहीं दे पाई है, लेकिन अपनी ईमानदारी के सबूत आम आदमी पार्टी भी नहीं दे पाई है, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। ऐसे में जो तकरार की स्थिति हम पार्टियों के बीच में देख रहे हैं, तो वही आम जनता खुद भी इस वक्त कंफ्यूजन के स्टेट में है कि आखिर वो भरोसा करे तो किस पार्टी पर करे। देखिए, आपको भी याद होगा अन्ना हजारे ने भी साफ तौर पे कहा था जब शराब नीति घोटाले का पूरा मामला सामने आया था, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं जो शराब को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। और ये देखिए विडंबना ही है कि शराब नीति घोटाले के मामले में ही अरविंद केजरीवाल सजा में काट रहे हैं, यानी कि जेल में इस वक्त हैं। तो फिलहाल देखिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम वापस कह रहे हैं ये दो बातें हैं। एक तो विकास दिखाना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को, दूसरी बात यह है कि जनता के बीच आप किस छवि को लेके जाएंगे, उस छवि को भी पाक साफ दिखाया जाना बहुत लाजमी हो जाएगा। चलिए फिलहाल तो आपको बता दें कि फिलहाल खबरें आगे और भी हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। कोचिंग लापरवाही मामले में एमसीडी का एक्शन लगातार जारी है। कई कोचिंग सेंटर को गया है सील। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे, उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया। इन संस्थानों के गेट पर नोटिस चस्पा किया गया। एमसीडी ने पिछले साल मुखर्जी नगर में एक संस्थान में भीषण आग लगने के बाद ऐसे कोचिंग केंद्रों का सर्वेक्षण किया था। तो बिल्कुल देखिए इस खबर को आप देख पाएंगे हिंदुस्तान टाइम्स में, और इस खबर में बहुत विस्तार के साथ में एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें ये बताया गया है कि कैसे कुल 248 यानी 248 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं दिल्ली में जिन पर नज़र लगातार एमसीडी की बनी हुई है, क्योंकि अब तक की जो सर्वे किए गए हैं उस सर्वे में 139 केसेस ऐसे हैं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का खुलासा हुआ है कि सैंक्शन बिल्डिंग्स थे लेकिन उनका कैसे कोचिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और वहीं जो 248 यूनिट्स बताए जा रहे हैं उसके बेसमेंट में कैसे अवैध तरीके से अलग अलग चीज़ें चलाई जा रही है, बिल्डिंग रूल्स का वायलेशन हो रहा है। 154 कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं 248 में, जबकि 81 लाइब्रेरीज है और 12 स्कूल्स भी चलाए जा रहे हैं इन्हीं 248 जो अब तक सर्वे के जरिए पता चला है जो यूनिट्स है बिल्डिंग्स के उसमें। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसमें ये ऑफिशियल्स से रिक्वेस्ट की जा रही है कि किसी भी बिल्डिंग का नाम ना सामने लाया जाए, किसी कंपनी या किसी बिल्डर का नाम ना सामने आने पाए, इसके तर्ज पर ये सर्वे दिया गया है। और इसके साथ साथ में कई ऐसे प्रसिद्ध दिल्ली में जो इलाके बताए जाते हैं पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर जो ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका हो, यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, इन जगहों पर भी 12 ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, उनके बेसमेंट में लाइब्रेरीज बनाई जा रही है। तो दीपिका ये समझने की बात है, एक हादसा हुआ नहीं लेकिन 248 यूनिट्स अभी भी
पूरी तरीके अच्छा, से दिल्ली में अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। ये बहुत दिक्कत और परेशानी वाली बात हम सुरभि इसलिए कहते हैं क्योंकि समय समय पर इन तमाम संस्थाओं की या कोचिंग सेंटर्स की निगरानी होनी चाहिए, आपका सर्वे होना चाहिए, आपको देखना चाहिए। आपने एनओसी यदि मान लीजिए 4 साल पहले दी तो क्या बीच में आपने उनका सर्वेक्षण किया? नहीं किया। यदि कर रहे होते तो शायद वो बच्चे काल के गाल में न समा रहे होते। महज 3 मिनट के भीतर 3 मासूम जिंदगियां यूं नहीं चली जाती। उसके बावजूद आप देखिए 2021 में तमाम यूं कह सकते हैं संस्थानों को, जिस जगह ये हादसा हुआ था तब कहा गया था ये जो जगह है आपकी पार्किंग के लिए ठीक है, आपने माना, लेकिन क्या आपके उन नियमों को वो कोचिंग संस्थान फॉलो कर रहे थे? इसे कौन देखेगा? सवाल ये उठता है कि प्रशासन जागता तब है जब कोई अनहोनी हो जाती है, उसके बाद ही सभी को समझ में आता है। हालांकि घटना बहुत गंभीर घटना थी। न सिर्फ दिल्ली की इस घटना से उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, तमाम राज्यों ने संज्ञान लिया। सवाल वही है, आप एनओसी दे देते हैं लेकिन क्या समय समय पर आप सर्वेक्षण करते हैं? क्यों आप गहरी नींद में सोते रहते हैं? आप इस बात का इंतजार क्यों करते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो जाए उसके बाद से फिर से हम जांच करें? तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। तो बिल्कुल देखिए, कई गंभीर सवाल इर्द गिर्द घूमते हैं क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स जो दूर दराज से देश की राजधानी दिल्ली में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, वो अच्छी पढ़ाई की व्यवस्थाओं के लिए आते हैं, लेकिन अगर उनकी जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, तो ऐसे में अभिभावक जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं अपने आप से दूर, ऐसे में उनके लिए भी एक चिंता का विषय है। जाहिर है बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हम दूर उन्हें भेजें या ना भेजें, पढ़ाई कहीं उनकी अधूरी न रहे। ना, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी भी तो तय होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। यदि एमसीडी से गलती हुई है तो एमसीडी गलती माने ना, एमसीडी गलती भी नहीं मान रहे हैं। उसके बाद देखिए अब आप सर्वेक्षण करें। अब आपने ऐसे कोचिंग संस्थानों का पता लगा लिया, लेकिन क्या आपने उन पर उचित कार्रवाई की? नहीं की। वक्त रहते ऐसी कार्रवाई हो जाती तो क्या पता मासूम जिंदगियां बच जाती, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और अब देखिए, अब इन तमाम इंस्टीट्यूशंस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात की क्या श्योरिटी है, इस बात की क्या आप श्योरिटी रखते हैं कि आगे भी इस तरह की घटनाएं न घटे? इस बात को अब आपको कम से कम पेरेंट्स के आगे बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आगे जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल हम खुद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार आतंकियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश जारी है। मुठभेड़ भी सुरक्षा बलों के साथ में हो रही है, इस बीच भी गोलीबारी जारी बताई जा रही है। देखिए आपको बता दें, अनंतनाग में क्रॉस फायर लगातार इस वक्त जारी है और इसी को लेकर आपको बता दें कि किस तरीके से चुनाव भी नज़दीक हैं और आतंकवाद पर कमान कसने की कोशिश में लगातार हमारे जवान जी जान से जुटे हुए हैं। तो फिलहाल पुलिस ने इस बात की जानकारी भी साझा की कि कोकरनाग के ऊपरी इलाकों में तलाशी अभियान लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए 2 नागरिकों में से एक की रविवार को मौत हो गई, जबकि शनिवार को हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा नामक 2 जवान शहीद हो गए थे। तो ऐसी अब तक घाटी से कई खबरें सामने आ चुकी हैं जब आतंकियों की तरफ से लगातार हमारे सुरक्षा बलों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए वाकई में खबर बहुत खास हो जाती है, क्योंकि इस वक्त हम आपको लगातार यही बता रहे हैं। डे आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर गन फाइट इंजर्ड सिविलियन डाइज, फोर्सेस वाइडन सर्च ऑपरेशन। तो ऑन ऑफ द 2 civilians wounded in a encounter between the security forces and the militants in the South Kashmir's Anantnag district on the Saturday। देखिए 2 जो सिविलियंस हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन सवाल यही होता है कि देखिए जब से धारा 370 को हटाया गया था, 370A उसमें से हटी है, तभी से लेकर आपको बता दें कि शांति का माहौल कायम था। लेकिन इस बीच चूंकि अब हम कह सकते हैं ना सुरभि, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इस तरह की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे जवान पूरी तरीके से सक्रिय हैं, घाटी से खात्मा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हम कह सकते हैं कि जो जाल सरहद पार से फैलाया जाता है, सरहद पार से जिस तरीके से आतंकवादी हमारे सरहद में घुसने का प्रयास करते हैं, मुंहतोड़ जो सेना है उसका जवाब दे रही है। और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब आतंकवाद का खात्मा हमारे सैनिक जो हैं वो कर देंगे।
बिल्कुल, लेकिन दीपिका इस बीच सवाल ये भी है कि 15 अगस्त का दिन नज़दीक है और 15 अगस्त में ऐसे में आतंकियों की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है कि लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा किया जा सके। चुनौती देने की कोशिश भारत को की जा रही है, लेकिन शायद हमारा पड़ोसी मुल्क ये भूल रहा है कि कई बार अब तक वो मुंह की खा चुका है। अपने आतंकियों को चाहे कितनी भी घुसपैठ करने के लिए भारत की ओर क्यों ना भेजे, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठ की खबरें ज्यादातर सामने आती है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही आती है। और दीपिका, हमने देखा भी है कि सुरक्षा बलों ने हर बार इनको किस तरीके से वापस उनके देश या तो खदेड़ा है या फिर पूरी तरीके से ढेर कर दिया है। लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि पड़ोसियों को उनके हक में रखना, उनकी हद में रखना अब ज़रूरी हो गया है और ये हिंदुस्तान बखूबी जानता है। फिलहाल आतंकवाद का खात्मा हो रहा है, लेकिन हम यही कह रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है और स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और इसी के मद्देनज़र इस वक्त जो गतिविधियां हैं वो ज़रूर तेज़ हो गई हैं, लेकिन यकीन मानिए आतंकवाद का खात्मा ज़रूर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। भारी बारिश से देश में तबाही का मंजर है। जी हाँ, मानसून इस वक्त इस तरह मेहरबान हो गया है कि कई राज्य त्राहिमाम कर रहे हैं। कई राज्यों में जलभराव से लोगों की मौतें हो गई हैं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी कि उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश के कारण 28 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में 3 लड़कियों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति लापता। उत्तर प्रदेश के जालौन में ही 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही। पंजाब के होशियारपुर में रविवार को मौसमी नाले जैसी जेएनजो चोई में वाहन बह जाने से एक ही परिवार के 8 सदस्यों समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग लापता हो गए। तो भारी बारिश की वजह से कई ऐसे जगह हैं जहां पर नदी और नाले उफान पर है। लोगों की जिंदगियों पर इस वक्त जिस तरीके से लोग बेहद ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर जलभराव की समस्या। वहीं अब तक आप इस हेडलाइन को अगर देखेंगे तो नदी और नालों के उफान पर आने की वजह से 28 लोगों की अब तक जाने गई है, जबकि 9 लोग बहने की खबर भी सामने आई है। जिन 9 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई, उनकी तलाश हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर राहत बचाव का कार्य भी चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर के जो सवाल खड़े किए जाते, आखिर उन पर ध्यान क्यों नहीं देता समय रहते नगर निगम। अगर पानी निकासी की व्यवस्था पहले से दुरुस्त रहती तो शायद ऐसे जलभराव की स्थिति हम नहीं देखते। देखिए, दिल्ली का आपको सीन दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में देखिए जरा पानी का मंजर देखिए आप। लोगों को गाड़ी चलाना दूभर हो गया है, इतना पानी भरा हुआ है कि 2 व्हीलर्स जो है वो आधे आधे आपको डूबे नजर आ रहे होंगे। बात वही है कि 17 दिन में लोएस्ट इन द 17 डेज हैवी रेन लैश्ड दिल्ली। तो देखिए, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि हम आपको बता रहे हैं तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके बावजूद भी जो बारिश का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। नदियाँ नाले इस वक्त उफान पर हैं, भूस्खलन इस वक्त हो रहा है, हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। देखना ये होगा कि जो रेड अलर्ट जारी आगे वाले दिनों में किया जा रहा है वो अलर्ट कब खत्म होता है, क्योंकि अब जो बारिश है वो आफत की बारिश बनती जा रही है धीरे धीरे और लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और साथ ही अब तक दीपिका हम ये भी देख चुके हैं कि चाहे उत्तराखंड की बात करें, हम प्लेन एरियाज़ की तो बात कर ही रहे जहाँ पर जल भराव हो रहा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भी खासतौर पर इन दिनों हालात बेहद ही बेकाबू नजर आ रहे हैं। कहीं चट्टानें दरक रही हैं, कहीं नदियाँ नाले उफान पर होने की वजह से बिल्कुल उत्तर भारत में या मैदानी एरिया में दिखाई देता है, जो साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर या इसके आसपास के क्षेत्रों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। मणिपुर उग्रवादियों स्वयं सेवकों के बीच गोलीबारी हुई, 4 की मौत हो गई है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। तो फिलहाल मणिपुर की हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में उग्रवादियों और एक ही समुदाय के ग्रामीण स्वयं सेवकों के बीच में गोलीबारी में 4 हथियारबंद लोगों की मौत हो गई। वहीं कांगपोकपी में बम धमाके में सेकुल से पूर्व विधायक यमथोंग हावोकी की पत्नी की जान चली गई है। पुलिस ने बताया है कि मोलनोम इलाके में मुठभेड़ में यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के एक उग्रवादी और एक ही समुदाय के 3 ग्रामीण स्वयं सेवकों की मौत हो गई है। देखिए, मणिपुर का जो मामला है वो लगातार इसी तरह की हिंसा की गतिविधियों में उलझा हुआ है। लगभग
साल डेढ़ साल हो गया है मणिपुर में जो हिंसा की वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सरकार के लिए चिंता का सबब हो गई है। फिलहाल आपको बता दें उग्रवादियों स्वयं सेवकों के बीच ही गोली चल गई। तो फिलहाल अब आप समझिए दो समुदायों के बीच तो गोली और गहमा गहमे की खबरें तो थी, अब स्वयं सेवकों उग्रवादियों के बीच गोली चली है। 4 की मौत हो गई। कांगपोकपी जिले में बम धमाके में पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हुई है। कुकी उग्रवादियों के बंकर ध्वस्त करते जवान। तो फिलहाल देखिए विवाद किस बाबत हुआ, अब उस विवाद को भी समझ लीजिए। कचरा जलाने पर धमाका हुआ था। पुलिस ने बताया कि पूर्व विधायक थमथोंग की पत्नी चारूबाला ने घर में बगल में रखे कचरे को जब शनिवार शाम जलाया तो उसमें विस्फोट हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई थी। चारूबाला मैतई समुदाय से थी और कुकी जोमी के प्रभुत्व वाले कांगपोकपी जिले में रहती थी। यमथोंग ने 2012 से और 2017 में 2 बार कांग्रेस के टिकट पर सैकड़ों सीट से जीत हासिल की। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भाजपा में शामिल हो गए। विस्फोट के समय यमथोंग भी घर पे ही थे लेकिन वो बच गए। तो फिलहाल देखिए जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में तेंगनोपाल जिले में उग्रवादियों के एक ही समुदाय के ग्रामीण स्वयंसेवकों के बीच गोलीबारी चली और इससे मामला और खराब होता गया है। तो फिलहाल आपको बता दें राज्य में बीते साल मई में इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतई और पड़ोसी पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा हुई जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और हिंसा का जो दौर है वो अभी भी आपको बता दें इन दो समुदाय में मैतई और कुकी समुदाय में लगातार बना हुआ है, जो कि अब सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर हो गई है क्योंकि इस पूरे मसले को सुलझाना अब आसान भी नजर नहीं आ पा रहा है। तो वहीं आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन की। कई देशों में भारत का पक्ष भी रखा गया था, नेताओं ने श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित की। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नटवर सिंह का शनिवार रात को निधन हो गया था। उनके निधन की खबर से सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। पक्ष और विपक्ष से जुड़े तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेताओं ने भी उनके योगदान को याद किया और संवेदना व्यक्त की। देखिए इस खबर को जगह दी गई है यहाँ पर दैनिक जागरण में और वाकई में हाजिर जवाब थे नटवर। ये सभी उनकी हाजिर जवाबी को बखूबी समझते थे और बखूबी मानते थे। उपलब्धियों से भरा उनका राजनीतिक सफर रहा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, अब नहीं रहे हैं। उनको जो पहचाना जाना जाएगा। अब कूटनीति राजनीति के क्षेत्र में कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। उन्होंने कई किताबें लिखी थी जो कि राजनीति का मार्ग प्रदर्शित करती हैं। उनकी किताबों में काफ़ी उनको सराहा गया। उन खूबियों के अलावा वह अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, साफ गोई के लिए नटवर सिंह जाने जाते थे। आपको बता दें 93 साल की उम्र में मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 1993 में जो दिल्ली में आयोजित थे 7वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का उनको महासचिव, उसी वर्ष राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक का प्रमुख समन्वयक उनको बनाया गया था। 1984 में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया। तो देखिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे नटवर सिंह, जो कि 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। देश उनके अतुलनीय जो योगदान है उसके लिए हमेशा उन्हें याद करेगी और यह पुण्य क्षति राजनीति में उनकी मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दी तो सत्ता से नहीं हटती, ये अमर उजाला ने खबर को जगह दी है। बांग्लादेश प्रदर्शन के खिलाफ इस्तीफे देकर भारत आई शेख हसीना ने पूरे घटनाक्रम पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। हसीना ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ है। पूर्व पीएम ने कहा कि अमेरिका उनसे सेंट मार्टिन द्वीप मांग रहा था, यदि वह द्वीप दे देती तो सत्ता में वो बनी रहती। तो देखिए उन्होंने कहा कि देखिए मेरे साथ ये साजिश रची गई और ये साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही था। सेंट मार्टिन द्वीप लगातार मुझसे मांगा जा रहा था, यदि वो द्वीप मैं दे देती तो मैं सत्ता में बनी रहती।
हालांकि इससे पहले भी ऐसे कयास जताए जा रहे थे कि क्या ये वाकई इंटरनेशनल स्तर पर एक षड्यंत्र के तहत में बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को गिराने का कार्य किया गया है। और अब इस पर शेख हसीना ने खुद अपनी बात सामने रखते हुए ये कहा है कि सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को अगर मैंने दे दिया होता तो मैं सत्ता से नहीं हटती, मुझे हटाने का काम किया गया है एक षड्यंत्र के तहत, और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि अमेरिका का है। हालांकि अमेरिका को ऐसे जिस तरीके से ये षड्यंत्र रचने की बात चाहे सामने आती है या किसी और अन्य देशों के साथ भी चाहे परमाणु हमले का जब जिक्र आने वाला होता है, वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती है, तब भी सिर्फ ऐसे तौर पर राजनीतिक स्तर पर अमेरिका का नाम उसमें जरूर आता है कि अमेरिका की ओर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई। और अब बांग्लादेश में जिस तरीके की हिंसा की आग इस वक्त भड़की हुई है, ऐसे में शेख हसीना ने भी अब ये दावा किया है कि सेंट मार्टिना द्वीप को लेकर के पूरा जो मामला सामने आया था, उनसे मांग की गई थी अगर उन्होंने द्वीप सौंप दिया होता तो उनकी सरकार आज भी बांग्लादेश में काबिज होती। देखिए, ये अपने आप में जो आरोप लगाया जा रहा है बहुत बड़ा आरोप है और यूँ कह सकते हैं कि सीधे सीधे शेख हसीना ने अमेरिका को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने पहले भी कहा कि उन पर एक दबाव बनाने की राजनीति की जा रही थी, उन पर एक दबाव लगातार अमेरिका बना रहा था सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर। यदि वो द्वीप मैं उनको दे देती तो ये लाजमी था और ये ज़रूरी हो जाता कि मैं सत्ता में बनी रहती, लेकिन चूंकि मैंने वो द्वीप नहीं दिया, इसीलिए जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बांग्लादेश में पैदा हुई है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि अमेरिका ही है। और सत्ता में आज मैं नहीं हूँ, मुझे अपने देश से आज निकल जाना पड़ा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर अमेरिका प्रतिक्रिया देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, लगातार बांग्लादेश के संकट से भारतीय सुरक्षा एजेंसी पर भी अब दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलर्ट मोड पर इस वक्त भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां बांग्लादेश की ओर से कुछ लोग घुसपैठ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है और पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के साथ भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शेख हसीना के इस्तीफा देने और सत्ता की बागडोर सेना को संभालने के साथ ही देश में पाकिस्तान समर्थित ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं। देखिए, इस खबर को कई एंगल से हम देख सकते हैं। एक तरफ तो हिंदुओं को लेकर जो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, बांग्लादेश में अब सेना पर हमला। देखिए, अब आपको बता दें कि जिसमें जो हम बता रहे हैं, जो जानकारी हम दे रहे हैं आपको कि हिंदुओं पर हमले का विश्व भर में विरोध जारी है। इसके अलावा जिस बात के हम कयास लगा रहे थे, वही कयास अब सही साबित हो रहे हैं कि बांग्लादेशी जो हैं वह भारत की सीमा में घुसने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको पनाह मिले, उनको शरण मिले हिंदुस्तान में, लेकिन ये फिलहाल संभव होता नजर नहीं आया। इस बीच आपको बता दें कि हिंदुओं पर हमले का विश्व भर में विरोध है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में विश्व भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय के बाहर, व्हाइट हाउस में भी बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर नारे लगाए हैं और इस बात को कहा है कि आप मेक श्योर होइए कि किस तरीके से जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है उसमें हम उन हमलों को रोकें। तो फिलहाल देखिए, बांग्लादेशियों ने कहा आपको जो नज़रअंदाज आप कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, आपको अंदर नहीं आने दिया जा सकता। फिलहाल देखिए, ये तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि जिस बात से कयास हम पहले लगा रहे थे कि ये जो स्थितियां हैं वो बांग्लादेश की स्थितियां न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव हैं वो हिंदुस्तान पर ज़रूर पड़ रहेंगे। और देखिए, अब वो स्थिति देखने को भी मिल रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि बाकी में हम ये देखते हैं सुरभि कि जो बांग्लादेश की स्थितियां, चूँकि इस मामले को लेकर कितना डिस्कशन किया गया था, तमाम तरह के जो एक्सपर्ट्स थे वो भी हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा था कि एक देश जो कि पड़ोसी देशों के हम जिक्र करते हैं, वहाँ कुछ भी हलचल होती है इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर जो है वो देश में ज़रूर पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि ऐसे में जब बांग्लादेश के लिए अंसारुल बांग्ला, उमातुल बांग्लादेश, जमाते इस्लामी बांग्लादेश के लिए बड़ा सरदर्द साबित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर इन संगठनों का हम जिक्र करते हैं तो ये ख़ास तौर पर इनको समर्थन पाकिस्तान से
से मिला हुआ है। और एक तरफ अगर जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी पहले देखिए ईस्ट पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था, ऐसे में आतंकवादी गतिविधियां अगर सक्रिय हो जाती हैं तो भारत के लिए जरूर चिंता का सबब होगा। लेकिन दीपिका, ये चीज भी हमने गौर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार कोशिशें की हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो राजनीतिक को संबंध है, आजाद कराने में ही हम कह सकते हैं हिंदुस्तान का ही हाथ है। और ये वाकई में देखिए, अब हिंदुस्तान बखूबी जानता है कि तटस्थता की नीति क्या होती है, वैश्विक नीति क्या होती है। फिलहाल ये पूरा मसला बहुत जल्दी सॉर्ट करने की कोशिश हिंदुस्तान करेगा, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीमा सील ज़रूर कर दी गई है, लेकिन बांग्लादेश के तमाम लोग भारत की सीमा में घुसने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ सुर्खियाँ अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे तमाम खास खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।